आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुधनवा देशपांडे। मैं लेफ्टवर्ड बुक्स और वाम प्रकाशन में काम करता हूँ। अभी हाल में वाम प्रकाशन की तरफ से हमने एक नई श्रृंखला हमने जो है जारी की थी। उसका नाम था वक्त की आवाज़। इसके पहले 3 वॉल्यूम मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें से पहला जो वॉल्यूम है उसके ऊपर आज हमारी बातचीत होगी। जाति से जंग, ये इसका शीर्षक है। इसकी भूमिका लिखे है उर्मिलेश जी ने। इसके संपादक हैं प्रांजल, संजीव कुमार और शिप्रा। आज उर्मिलेश जी और प्रांजल हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे वाम प्रकाशन के संपादक संजय कुंदन। और नमस्कार उर्मिलेश जी, नमस्कार प्रांजल। आज चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जाति से जंग। जाति का मामला इतना विशद और व्यापक है कि इस पर बातचीत का कोई सीमा ही नहीं है। ये हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा होता रहा है। फिर भी मैं उर्मिलेश जी आपसे सूत्र रूप में ये जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि जाति जाति नहीं। उसकी संजय जी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जिस तरह की जाति संरचना है, जाति संरचना वर्ण व्यवस्था जिसके मूल में है, वो इतनी स्ट्रांग है। और वो चूंकि उसका रिश्ता जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी आबादी, धार्मिक आबादी है, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके धर्म से जुड़ा हुआ है। ये जो संरचना है जाति की, या जो वर्ण व्यवस्था का पूरा ढांचा है, उसको धार्मिकता से जोड़ दिया गया है, धर्म से जोड़ दिया गया है। और धर्म जो है, आप जानते हैं, दुनिया में ईश्वर की प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए एक बहुत आसान रास्ता बताया गया लोगों को। तो दुनिया भर में बताया गया। बाद के दिनों में जब लोगों ने लिबरेट किया अपने को इन तरह की चीजों से, तो धीरे धीरे उन्होंने समझा कि नहीं, सच क्या है, धर्म क्या है, और चीजें क्या हैं। लेकिन भारत में हुआ ये है कि हमारी जो, जैसे दूसरे मुल्कों में नस्ल है, रेस है, लेकिन अपने मुल्क में जिस तरह की जाति संरचना है, वो सचमुच पूरी दुनिया में इस ढंग की कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि धर्म और वर्ण व्यवस्था चूंकि एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, इसीलिए वर्ण व्यवस्था जाति नहीं, और फिर जाति जाति नहीं। और जाति को दरअसल खत्म करने के लिए जिन लोगों ने आह्वान किया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम सबसे पहला है, कि उन्होंने कहा जातियों का विनाश होना चाहिए। लेकिन आजादी के दरमियान, लड़ाई के दौरान और आजादी के बाद उसको सीरियसली पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम था, चाहे जितने अलग अलग ढंग के लोग रहे हों, उसमें ध्यान नहीं दिया गया, उसको एजेंडा नहीं बनाया गया। ये मूल कारण है जी। अगला सवाल मैं प्रांजल से पूछना चाहूंगा। प्रांजल युवा पत्रकार है और छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। एक रोचक बात मैं करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक मैट्रिमोनियल साइट है शादी.com, जिसने ये कहा था कि प्रेम विवाह में कमी आ रही है और अरेंज मैरिज ज्यादा हो रहे हैं। अभी एक चैनल ने भी सर्वे किया था, बड़ा रोचक सर्वे था। वो 18 राज्यों के 30,000 युवाओं पर था, जिसमें 74% युवाओं ने कहा कि वो माता पिता की सहमति से शादी करना चाहेंगे, मतलब स्वाभाविक है कि जाति में करना चाहेंगे। तो एक तरफ ऐसा देखने में आ रहा है कि आज का युवा बड़ा लिबरेटेड है, उसका एक्सपोजर बढ़ा है और वो मतलब खुद को लिबरेटेड कह भी रहा है, लेकिन फिर भी वो जाति की जगड़न उसमें और मतलब नए सिरे से लौट रही है। इसको कैसे समझा जाए इस संदर्भ में? जी संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने के लिए हमें अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाने की बहुत जरूरत है। समाज में एक जो राजनीतिक माहौल पूरा क्रिएट किया जा रहा है और जिस तरीके से एक धर्म विशेष के ऊपर हमला किया जा रहा है और एक धर्म विशेष को जो है वो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो जैसा कि पहले भी कहा गया है, कई सोशियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में लिखा है कि जितना ज्यादा धर्म की जकड़न जो है वो समाज में बढ़ती जाएगी, उतना ही उसकी जड़ें और फैलेंगी। और जितना उसकी जड़ें फैलेंगी, जो परिवार है या जो जिसे हम न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं या जॉइंट फैमिलीज कहते हैं, उनमें भी उनका जो प्रचार और प्रसार है वो उतना बढ़ता जाएगा। और जिस तरीके से जो हमारा समाज है, और उसमें हमें अभी
ऐसे और भी अनेक सर्वे हैं जिसमें पता चलता है कि किस तरीके से देश का जो एक युवा वर्ग है वो एक विशेष प्रकार के पॉलिटिकल लीनिंग की तरफ जो है वो मुड़ रहा है। और इसी और जो बाकी समाज का जो दूसरा हिस्सा है, जो उनका परिवार है, वो भी उसी का पार्ट है। तो वो जो धर्म की जकड़न है वो उन परिवारों में और तेजी से बढ़ती जा रही है। और समहाउ ये जो हम जो ब्राह्मणवाद की एक प्रक्रिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्म की किताबें, उनमें उसमें जो लिखा है वो सर्वोपरि है। और आज के समय में उसमें जो लिखा गया है उसको राष्ट्रवाद से भी एक तरीके से जोड़ा जा रहा है। अब जब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी तो इसमें बहुत सी ऑब्वियस सी बात है कि जो युवा वर्ग है उसमें भी वही असर देखने को मिलेगा जो उनका परिवार उन्हें सिखा रहा है और जो आज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमें सिखा रहा है। जिस तरीके से अंतर जातीय विवाहों पे और इंटर रिलीजियस मैरिजेस पे अटैक बढ़ा है उसको भी हमें समझने की इस दौर में जरूरत है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जकड़न है पूरे धर्म की और उसके अंदर ये जो बातें कही गई हैं विवाह को लेके, धर्म को कैसे बचाना है उसको लेके, आई थिंक वो एक युवाओं में उसका रीच जो है वो, मैं इसको इसी तौर पे समझना चाहूंगा कि उसका रीच जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी, उर्मिलेश जी से एक सवाल जानना चाहूंगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वे एक धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना कर रहे थे और उन्होंने उस अवधारणा को स्थापित करने की कोशिश भी की, इसके लिए प्रयास भी किया। कहीं इस प्रयास में कोई कमी तो नहीं रह गई कि आज हमारे सामने एक जिसमें कहते हैं कि धर्म एक निजी मामला तक न सीमित नहीं रहा, वह निर्णायक तत्व बन गया है और उसी का कारण से जाति व्यवस्था भी उसी तरह से बनी रही, उसकी जगह बनी रही। कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है संजय। वो कमी तो बिल्कुल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इसमें मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि मौजूदा जो हालात हैं वो भारत में वो क्यों इस कदर खराब हुए हैं, इस पर बहुत पुरानी बात है। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का विशेष संवाददाता था और केरल का चुनाव कवर करने में गया हुआ था, क्योंकि केरल आमतौर पे हिंदी पत्रकार चुनाव कवर करने नहीं जाते, लेकिन मैं गया हुआ था। और उन दिनों ईएमएस नंबूदिरीपाद उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मेहनत से उनका इंटरव्यू जो है प्राप्त किया। और उनका इंटरव्यू मैंने किया अपने एक पत्रकार मित्र जो केरल के थे उनके सहयोग से, कि भाई किसी तरह से इंटरव्यू मुझे दिलवा दीजिए। तो इंटरव्यू फिक्स हुआ। मेरे उस इंटरव्यू में ईएमएस ने एक बात बड़ी अजीब कही, तो मुझे समझ में उस समय नहीं आई थी। उन्होंने कहा, मैंने पूछा था सवाल कि ये हिंदी हार्टलैंड जो है वो इतनी आकांक्षा थी, लोगों के एस्पिरेशंस थे, खासकर इमरजेंसी के बाद के दिनों में, फिर भी वहां लेफ्ट मूवमेंट क्यों स्ट्रांग नहीं हो पाया, प्रगतिशील विचारधारा का प्रसार प्रचार क्यों नहीं हो पाया। तो उन्होंने कुछ बातें कही जिसमें एक बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि क्योंकि सांस्कृतिक तौर पे समाज के अंदर जो सोच है उसके स्तर पर ये इलाका अभी भी बहुत पिछड़ा है, तो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक वैचारिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी वो बदलेगा नहीं। तो मुझे बार बार समझ आ रहा था कि राजनीति पहले आनी चाहिए, बाद में संस्कृति का बदलाव होता है, ये सब जो मोटी चीजें हैं वो मैं सोच रहा था। लेकिन बाद के दिनों में जब मैंने ये बात को एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे लगा कि वो कितनी सही बात थी कि भाई आप देखिए दक्षिण के जिन इलाकों में आज अपेक्षाकृत समावेशी राजनीति है, एक समझ है, वहां पर सामाजिक सुधार आंदोलनों ने और सांस्कृतिक एक जागरण ने, जिसको आप कह सकते हैं, मैं जागरण कहता हूं उसको, उसने जगह बना ली थी। लेकिन हमारे हिंदी हार्टलैंड में उसको नहीं उभरने दिया गया। और आप मध्यकाल के कबीर, रैदास, दादू को अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके बाद वो पूरी समाज सुधार की जो पूरी एक धारा है वो सूख सी गई। और आप बाद के दिनों में जैसे नानक हैं, उन लोगों के बाद की बात मैं कर रहा हूं। तो अभी जो हमारे यहाँ संतई करने वाले लोग हैं, जो स्वामी हैं,
जो संत हैं वे सारे के सारे कारपोरेट के साथ हैं या मौजूदा सत्ता के साथ हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े स्वामी कारपोरेट स्वामी बन गए हैं। तो धर्म और समाज का जो ये चेहरा है वो वाकई भयानक है, जिसकी वजह से हिंदी हार्टलैंड जो इस देश की राजनीति का और बदलाव का सभी लोग मानते हैं राजनीति में कि इंजन है, वहां पर यह समस्या बुनियादी तौर पर है। और उसकी वजह जो आपका सवाल है स्वाधीनता आंदोलन में है। स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान भी इसी क्षेत्र में अगर आप पाएंगे तो कांग्रेस की लीडरशिप में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग थे जो आज की जो धारा सत्ता में है उससे काफी उनका जुड़ाव था, या यूं कहा जाए कि लगभग उसी तरह का सोच था। लैंड रिफॉर्म्स का विरोध करना कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के एजेंडे में नंबर 1 था। बिहार में कृष्ण वल्लभ सहाय ने जब लैंड रिफॉर्म्स करना चाहा तो सबसे अधिक विरोध श्री कृष्ण सिन्हा और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से भी आया था, केवल दरभंगा के महाराजा की तरफ से नहीं आया था। और ठीक उसी तरह से आप देखिए एजुकेशन, शिक्षा में कैसे साझा शिक्षा हो, एक सबको एक समान शिक्षा हो, इस पर कोई प्रयास हिंदी हार्टलैंड में नहीं किया गया। हेल्थ स्ट्रक्चर को ले लीजिए, कोई प्रयास नहीं किया गया। जबकि केरल में तो पहली जो नंबूदिरीपाद की सरकार थी उसको डिसमिस ही जिन 2 कारणों से किया गया था, उसमें लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन बिल का मामला था। ये बाद के दिनों में गवर्नर की जब रिपोर्ट हमने पढ़ी उस समय के एक जगह, तब मुझे समझ में आया कि हाउ दीज 2 बिल्स became the main factor behind the dismissal of EMS नंबूदिरीपाद गवर्नमेंट। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें नॉर्थ में रही हैं उनका कनेक्ट कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन की राजनीतिक जो लीडरशिप थी उसके बौनेपन से है, और उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, उसकी जो जातिगत पृष्ठभूमि थी, उससे भी है। लेकिन उर्मिला जी, इसकी काट के लिए तो वामपंथी खड़े हुए, लंबा वामपंथी आंदोलन चला भी हिंदी प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि नहीं चला। इन्होंने सामाजिक स्तर पर भी अपनी संस्थाओं के जरिए काम किया। तो क्या वर्ग और वर्ण में कोई मौलिक कोई बड़ा विभेद है क्या, या कोई ऐसा अंतर्विरोध है कि जो ये प्रश्न वर्ग के दायरे में हल नहीं हो पा रहा? नहीं, देखिए, वर्ग के दायरे में यूरोपीय जो संदर्भ है, अगर उस ढंग से अगर आप हल करना चाहेंगे तो मैं आई एम वेरी सॉरी, यहां पर मैं बहुत सारे अपने वामपंथी मित्रों से बिल्कुल असहमत रहता हूं कि वो हल नहीं होने वाला है। भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में वर्ण को समझे बगैर, वर्ण को आप अगर आप उसको महत्व के साथ नहीं अगर हल करना चाहेंगे, एड्रेस करना चाहेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। और ये बहुत सारे अम्बेडकराइट्स जो हैं वो अम्बेडकर को समझते हैं कि वो मार्क्सवाद विरोधी थे या अवाम विरोधी थे, लेकिन अगर आप अम्बेडकर की ही किताबों को पढ़ें तो बात समझ में आती है कि वो मार्क्सिज्म को लेकर या जो वाम चिंतन था उसको लेकर कितनी गहरी उनकी समझ थी, और कार्ल मार्क्स की विचारधारा के प्रति कितने सम्मान से अम्बेडकर भरे हुए हैं। लेकिन उन्होंने वर्ण की जो स्थिति थी उसको स्पेसिफिकली एड्रेस किया, और उनका मानना था कि भारत में जो श्रम का विभाजन ही केवल वर्ण नहीं करता बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करता है। और संजय, आप तो बिहार के हैं, आपने देखा है कि कैसे बिहार पुलिस में 4-4 मेस चलते हैं, एक दलित का मेस, एक ओबीसी का मेस, एक अपर कास्ट का मेस, एक और अपर कास्ट में नीचे का स्टेट। अब एक ही संस्था सरकार की और 4 मेस चल रहे हैं, और आज भी वही स्थिति है। तो हमारा ये कहना है कि भारत में वर्ण को वर्ण विनाश किए बगैर आप भारत में सामाजिक राजनीतिक बड़े बदलाव का हिंदी हार्टलैंड में कम से कम आप कोई बड़ी जमीन नहीं तलाश कर सकते। इसीलिए अंबेडकर ने जातियों को मजबूत करने की बात नहीं कही, जातियों के विनाश की बात की। तो ये बात समझे जाने की जरूरत है, क्योंकि उनका कहना था कि जाति राष्ट्र विरोधी है, नेशन बिल्डिंग के रास्ते में जाति एक बाधा है। इसको मुझे लगता है वामपंथियों को समझने में भूल हुई, और वो अगर इस भूल को जितना जल्दी करेक्ट कर सकें, मैं समझता हूं कि भारत के लिए बहुत जरूरी होगा। मैं एक बार फिर प्रांजल के पास चलना चाहूंगा। ऐसा ये कहा जा रहा था कि बाजार के आने से शायद जाति व्यवस्था थोड़ी शिथिल होगी, और कई अम्बेडकरवादी भी ऐसा मानते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि अगर दलित अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, तो
उनकी जो ये पहचान है वो अपने आप लुप्त हो जाएगी। और अभी उन्होंने डिक्की की स्थापना भी की, फिक्की के पैरेलल, बिल्कुल दलित जो कॉमर्स ये है। तो इसमें आपको क्या लगता है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा कि बाजार का कोई असर पड़ा हो जिससे जाति जरा भी शिथिल हुई है क्या, या कोई उम्मीद है? जी संजय जी, यहाँ पे मैं थोड़ा उर्मिलेश जी ने जो कहा उसी को और आगे ले जाना चाहूंगा कि भारत के संदर्भ में अगर देखना होगा तो जो अपर क्लास जिसे हम कहें, या जो बुर्जुआ क्लास अगर मार्क्सिस्ट लैंग्वेज में उसको कहें, वो एक तरीके से अपर कास्ट भी है। लैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा इस देश में किसके पास है? अपर कास्ट के पास है। आप इसमें, मैं जाति की जंग जो किताब है उसमें सुबोध वर्मा का जो आर्टिकल है उसमें वो कहते हैं कि किस तरीके से देश में जो भूमि का हिस्सा है उसमें जो दलितों के पास है वो केवल 9% हिस्सा है, और आदिवासी, दलित और अदर्स मिला के वो कुछ सब मिला के 20% लोगों के पास है। जो 80% जमीन का हिस्सा है वो अन्य जातियों के पास, जिसमें प्राइमरली अपर कास्ट है। तो इस देश में जो आपका लैंड होल्डिंग है, आप मीडिया देख लीजिए, आप यूपीएससी देख लीजिए, आप इवन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास देख लीजिए, जो अपर कास्ट है उसका डोमिनेंस है। और इसी तरीके से जो परचेसिंग पावर का ट्रांसफर हो रहा है वो भी उन्हीं को हो रहा है। तो जो कंसोलिडेशन है, जो पहले लैंड के नाम पे हो रहा था, अब वो प्रोडक्शन के नाम पे हो रहा है, परचेसिंग पावर के नाम पे हो रहा है। तो कास्ट जो जाति व्यवस्था है वो तो जस की तस बनी हुई है। और जो रिजर्वेशन का फायदा है वो भी जो मैं इस पे कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, उर्मिलेश जी शायद और बता पाए, पर जो दलित है उसका जो एक, उसमें भी जो एक अपर क्लास का हिस्सा है उन्हीं तक वो फायदा पहुंचा है और उसके नीचे नहीं जा पाया है। तो जब ये बैरियर्स ब्रेक ही नहीं होंगे तो मार्केट क्या रोल प्ले करेगा जाति व्यवस्था को खत्म करने में, वो एक बड़ा सवाल है। और वो सवाल इससे भी रिफ्लेक्ट होता है कि अगर आपको कास्ट को खत्म करना है तो अफर्मेटिव एक्शन को और तेजी से लागू करना होगा। आपको इंश्योर करना होगा कि रिजर्वेशन जो है वो लोगों तक पहुंचे, वो पढ़ेंगे, कमाई करेंगे, उनके पास आमदनी का स्रोत होगा। ये सब तो हो नहीं रहा है ना। आप उल्टा दूसरी तरफ जो SC/ST अपॉइंटमेंट से, OBC अपॉइंटमेंट से, उस पर और प्रहार कर रहे हैं। तो इससे भी तो उनकी परचेसिंग पावर को इम्पैक्ट हो रहा है ना। आप छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं, हाल का जो अनुभव है वो ये बताता है कि जो अम्बेडकरवादी जो छात्र संगठन है वो वामपंथी छात्र संगठनों के साथ काम नहीं करना चाहते, जबकि वामपंथी छात्र संगठन चाहते हैं जाति के सवाल को, जातिगत भेदभाव का विरोध करते हैं और वो उनको साथ लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं आना चाहते। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इससे कहीं समस्या तो नहीं पैदा हो रही है? समस्या तो पैदा हो ही रही है इससे, और ये एक बड़ा सवाल भी है कि किस तरीके से सारी सेक्युलर प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं वो इस समय एक साथ होकर ये जो ऑफेंसिव है हिंदुत्व का उससे लड़ाई करें। इसका कारण मैं कुछ हद तक उर्मिलेश जी के पिछले जवाब में भी खोजना चाहूंगा कि कहीं कुछ हद तक हो सकता है कि मार्क्सवाद ने जाति के सवाल को समझने में भारत के परिप्रेक्ष्य में गलती की। पर अगर हम पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें, और अगर हम केवल लैंड रिफॉर्म्स देखें, बंगाल में या केरला में लैंड रिफॉर्म्स देखें, या केरला में पॉलिटिक्स देखें, वामपंथियों ने लैंड रिफॉर्म्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उसका जो ट्रांसफर हुआ है वो बहुत हद तक जो है वो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, कास्ट है, उनको गया है। तो अगर ये सवाल उठाया जाए कि वामपंथियों ने जाति के सवाल को सही ढंग से डील नहीं किया, तो हो सकता है वो सही हो, पर ऐसा नहीं है कि वामपंथियों ने जाति के सवाल को उठाया ही ना हो। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के जरिए उसको टैकल किया। आज के समय में शायद जो अम्बेडकरवादी हैं वो लेफ्ट को उसी परिप्रेक्ष्य से देखना चाहते हैं कि लेफ्ट जो है वो हमेशा क्लास का सवाल उठाता रहा है और कास्ट का सवाल नहीं उठाया, और शायद इसलिए उनको इस कोलिशन में साथ आने में इतनी हिचकिचाहट हो, जबकि जो वामपंथी है वो लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट और अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस जरूरी नहीं है कि हर बात पे सहमत हो ही, और सहमति नहीं भी होना चाहिए। अपनी अपनी पॉलिटिक्स जो है उनकी, वो उस पर अटक रहे हैं। पर जैसा कि जिग्नेश मेवानी भी अपने इस लेख में, इस किताब में कहते हैं, और लोगों ने भी कहा है,
जो कॉमन इश्यूज हैं, उन कॉमन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकरवादी ऑर्गेनाइजेशंस, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस और भी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, एलजीबीटीक्यूआई ऑर्गेनाइजेशंस, इन सारे संगठनों को एक साथ होके जो कुछ कॉमन इश्यूज हैं, चाहे वो वर्कर्स का इशू हो, आपने छात्र राजनीति की बात की, उसमें एफवाईयूपी का इशू में सब साथ आए थे, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इशू में साथ आना पड़ेगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अटैक जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पे पड़ेगा। तो ये ब्रॉडर अलायंसेस जो है वो बनाने की जरूरत इस समय सबसे और ज्यादा है। उर्मिलेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी उन्होंने अम्बेडकरवादियों को लेकर एक टिप्पणी की थी, तो एक सवाल कभी कभी उठता है कि इधर जाति का सवाल जिस तरह से उठाया जा रहा है और जाति को लेकर के एक संघर्ष भी शुरू हुआ है, तो अक्सर ये चीजें कई बार सवर्ण वर्सेस ऑल में बदल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफ सवर्ण है और दूसरी तरफ बाकी सारी जातियां हैं। तो ये सवाल उठता है कि आखिर पिछड़ों में ही या पिछड़े दलितों ने ही अपने भीतर के जातिवाद को खत्म क्यों नहीं किया, क्यों नहीं वो एक हो जाते हैं, क्यों नहीं वे उनके भीतर रोटी बेटी का संबंध कायम होता है ताकि वो एक मिसाल बने, एक उदाहरण बने। ऐसा नहीं हो पा रहा है और वो मिल करके सिर्फ यह कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था, सारी जो जकड़न है जाति व्यवस्था की या जो कुरीतियां हैं उसके लिए सवर्ण जिम्मेवार है। तो क्या इससे जाति से लड़ने का, जाति से जंग का कोई रास्ता निकल पाएगा क्या? देखिए, ये जो प्रश्न है इसका मैं इसके कई पहलू इसमें देखता हूं और बड़ा जटिल सवाल है। मैं समझता हूं कि इसी सवाल पर पूरी बहस लंबी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में बताऊं कि इसकी एक्चुअली ऐतिहासिकता है, इसके पीछे बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड यह है कि कमोबेश जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र, वहां पर सभी प्रमुख जो बड़ी पार्टियां रही हैं उनकी लीडरशिप अपर कास्ट के हाथ में रही है आजादी की लड़ाई के समय और आजादी की लड़ाई के बाद भी लंबे समय तक। ये जो बीच में बाद में 31 साल से जो मंडलवादी राजनीति का विस्फोट हुआ अपने देश में, हिंदी हार्टलैंड में, फिर वो कांशीराम जी का अभ्युदय हुआ। अब आज का अगर आप दौर देखिए तो मंडलवादी राजनीति और बहुजनवादी राजनीति यानी कांशीराम ने जिसको पैदा किया, उन दोनों से गहरे मोह भंग का शिकार है इस समय का दलित और ओबीसी। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की पार्टियां आज की तारीख में सोशल जस्टिस के एजेंडे की पार्टियां नहीं है। ये सोशल जस्टिस का झंडा अगर वो कहें कि ये हमारा झंडा है तो कोई ओबीसी मानने को तैयार नहीं है, मजबूरी में भले वो वोट दे दे। ठीक है, आज हालत यही है और उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसको वो मनुवादी पार्टी मानता रहा है, आज की तारीख में हिंदी हार्टलैंड में भी उसको वोट देने के लिए भी ओबीसी का एक हिस्सा तैयार हो गया है और ओबीसी के कई नेता इन नेताओं की चारदीवारी को लांघ कर बीजेपी की तरफ गए हैं। बीजेपी ने अपने मनुवाद को और ज्यादा विस्तृत किया है, कंसोलिडेट किया है, लेकिन टैक्टिकल मूव गजब का किया है, जबरदस्त किया है। उसने जो सोशल इंजीनियरिंग की है उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो मैं समझता हूं कि ये बताती है कि मनुवाद की सबसे बड़ी पार्टी भारत में कितनी समझदारी के साथ काम कर रही है बेवकूफ बनाने के लिए गरीबों को, दलितों को, ओबीसी को, और उसमें कामयाब भी हो रही है और दूसरी पार्टियां उससे कोई सबक नहीं ले रही हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, लालू यादव और मुलायम सिंह की पार्टियों के लगभग राजनीतिक तौर पे भले ही वो अभी बचे हुए हैं, लेकिन उनकी तेजस्विता या उनके धार के खत्म होने का ये दौर है। और मैं समझता हूं कि लेफ्ट के लिए ये या इस तरह की जो प्रगतिशील ताकतें उनके लिए अपॉर्चुन मोमेंट है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के पक्ष में इस देश में अगर सबसे पुख्ता ढंग से कोई खड़ा रहा है तो वाम धारा रही है। और आप थोड़े देर के लिए भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश, बिहार में भी वाम राजनीति की जो लीडरशिप रही है वो अपर कास्ट के हाथ में रही है। ये एक अजीब पहलू है, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा पब्लिक सेक्टर के पक्ष में रही है। एफर्मेटिव एक्शन का सफाया कैसे बीजेपी कर रही है आरक्षण का, पब्लिक सेक्टर को खत्म करके। लोगों की हिस्सेदारी कैसे गायब हो रही है, पब्लिक सेक्टर को खत्म करके। कोरोना से सबसे अधिक बेहाली यूपी, बिहार जैसे स्टेट में कैसे दिखाई दे रही है, हॉस्पिटल न होने की वजह से। स्कूलों में लड़के दलित और ओबीसी के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, उनकी जगह पब्लिक स्कूल लाए जा रहे हैं, गांव में भी, कस्बे में भी।
तो मैं समझता हूं कि इस दौर में लेफ्ट जो है वो गरीबों के नजदीक और अति पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, उनके नजदीक पहुंचने का इस वक्त इतिहास में अद्भुत मौका है, बशर्ते कि लीडरशिप जो है वो समझदारी से काम करे और बड़े पैमाने पर लोगों के बीच जाए और उन लोगों की जुबान में, उन लोगों की बैकग्राउंड के कैडर्स या उनके उनके कार्यकर्ता उस तरह के हों। तो मुझे लगता है कि लेफ्ट को एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि जैसे बिहार में होता रहा, यूपी के कुछ एक इलाकों में होता रहा, आपको दलित और पिछड़े वर्ग से सिर्फ समर्थक नहीं पैदा करने होंगे, आपको लीडर्स भी पैदा करने होंगे। और जब तक ये चीज नहीं होगी, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किलात हैं सही रास्ते को तलाशने में। ये कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको करना चाहता था। बस एक आखिरी सवाल प्रांजल से मैं करना चाहूंगा कि दिल्ली की जो राजनीति है, दिल्ली की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने जाति को छोड़ा है, जाति को पीछे थोड़ा सा धकेला है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या दिल्ली का जो मॉडल है दिल्ली की राजनीति का, क्या इस मॉडल से जाति को थोड़ा कमजोर किया जा सकता है? क्या संक्षेप में जवाब चाहूंगा। जी, अभी वर्तमान में जो दिल्ली का मॉडल है उससे किस राजनीति को कमजोर किया जा सकता है, इस पे तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में रूल कर रही है उनकी पॉलिटिक्स क्या है, ये एक बड़ा सवाल पिछले कई सालों से उठता रहा है। और मैं इसको जो करंट कॉन्टेक्स्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर दिया कि 48,000 जो झुग्गियां हैं रेलवे ट्रैक्स के बगल में, उनको साफ करना होगा, उनको हटाना होगा। सवाल ये उठता है कि उनमें रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग कौन हैं? वो वर्किंग क्लास के लोग हैं, अलग अलग डिफरेंट कास्ट से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लोग हैं। क्या दिल्ली सरकार उनके साथ आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है? और शायद अगर आप इस सवाल का जवाब खोजेंगे तो आपको अपने सवाल का भी जवाब मिलेगा, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, अनेक दल, वामपंथी ऑर्गेनाइजेशंस लगातार दिल्ली सरकार को भी रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आप इस पे कुछ बोलिए, तो इस पे उनका कुछ कहना नहीं है। और अगर हम पिछले कई इलेक्शन के रिजल्ट्स भी देखें तो जहां तक मुझे याद है, अगर आप 2009 का इलेक्शन छोड़ दें जब शायद बीएसपी को कुछ सीटें दिल्ली में आई थी, उसके अलावा दिल्ली में बीएसपी का एक समय लगा कि होल्ड हुआ है और उसके बाद वो अचानक से खत्म हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आप देखिए कि क्या जाति का जो सवाल है या जो बेसिकली जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है, अगर जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आप राजनीति में सुधार कैसे करेंगे? और रिसेंटली एक इंडियन एक्सप्रेस का 1-2 साल पहले का सर्वे है कि अर्बन एरियाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो और रूरल एरियाज के कंपैरिजन में कम नहीं है, ज्यादा ही है, और दिल्ली उसके गढ़ों में से एक है। तो जब आपके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बरकरार है, जहां पे आपके घरों में काम करने वाले लोगों को पिछले 6 महीने से आप सैलरी नहीं दे रहे हैं और निकाल के आपने रख दिया है कोविड के कारण, वो मेंटालिटी आपकी अभी वही है। तो राजनीति इसमें क्या बदलाव किया है उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जो राजनीति है, जिसे हम एजुकेटेड राजनीति कहें, उसने जाति के सवाल को टैकल किया। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जाति के सवाल को टैकल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्मिलेश जी और प्रांजल जी, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और मुझे लगता है कि ये सारी बातें निश्चय ही एक बहस को आगे बढ़ाएंगी और कोई ना कोई एक रास्ता भी सुझाएंगी।